डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम टाइप्स ऑफ एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने किया एनालिसिस मींस एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे किया जाता है रेट ऑफ ग्रोथ के बेस पे। और रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? द रेट एट विच द रनिंग टाइम इंक्रीजेज एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। यहाँ पर हम बात करें एक पर्टिकुलर फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है किसी भी एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट्स मीन्स हम कितने इनपुट्स देने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को, ठीक है। जैसे अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक एल्गोरिथम है जिसमें आप जो स्टेप्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे एक पर्टिकुलर नंबर को किसी भी लिस्ट में, ठीक है। तो हम सेम एल्गोरिथम रखते हैं बट लॉजिक चेंज कर देते हैं। लॉजिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इनपुट चेंज कर दें, अगर आपको 10 में से एक कोई पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट करना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। मीन्स जो टाइम है वो कम लगेगा। अब सेकंड केस देखते हैं। अगर हम जो लिस्ट है वो बढ़ा दें, मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा दें कि जो लिस्ट है वो आपके पास 100 नंबर्स की और उसमें आपको फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर नंबर, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। थर्ड केस लेते हैं कि अगर आपके पास 1000 नंबर्स हैं और उसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट करना है तो अगेन आपको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए या फिर फंक्शन के लिए नहीं है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं रनिंग टाइम उसी तरह से इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ यही दिखा रहा है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में हमने यही दिखाया है कि नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज होंगे, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो सेम है बट एन की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स अगर डिफरेंट होते हैं तो एफ एन की वैल्यू जो फाइनल कैलकुलेट होकर आएगी वो डिफरेंट होगी, मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट आएगा, ओके। अब सेकंड केस देखते हैं कि हमने कहा कि रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब हम दो एल्गोरिथम को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर दो फंक्शंस होते अलग अलग, ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए अलग फंक्शन है और दूसरे एल्गोरिथम के लिए अलग फंक्शन है, तो उसके लिए हम कैसे कंपेयर करेंगे कि दोनों को एक ही ग्राफ में शो करेंगे। और अज्यूम कीजिए कि हमारे पास दो कर्व आ गए हैं ए और बी और दोनों ग्राफ को हम चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके लिए अलग अलग टाइम क्या आता है, ठीक है। और अगर जस्ट अज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये ग्राफ आया तो इस ग्राफ में अगर हम नोटिस करें कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एन नोड के लिए दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो ग्राफ अलग है, कर्व अलग जा रहा है। और कर्व को अगर नोटिस करें तो जो ए कर्व है वो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मीन्स अब इस पर्टिकुलर जो भी ये फंक्शन था जिसके लिए ए कर्व था वो क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनपुट्स के बाद इसका ग्राफ जो है कम इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये कम टाइम ले रहा है, ठीक है। चाहे आप कितने भी इनपुट्स बढ़ा दीजिए टाइम फिर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बट सेकंड केस में जो बी कर्व है उसके केस में क्या है, इसके बाद इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मीन्स जो रनिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो एल्गोरिथम ए है वो बेटर है एल्गोरिथम बी से। सी दोनों एल्गोरिथम सेम प्रॉब्लम के लिए थे, ठीक है, बट दोनों का कर्व डिफरेंट आया और हमें कर्व से पता चला कि ए जो है वो बेटर है बी से, ओके। अब यहाँ पर एन नोट की बात करते हैं। एन नोट को अगर हम नोटिस करें तो इस पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, जब ये नंबर ऑफ इनपुट्स कम थे ऑब्वियसली यहाँ पर स्मॉल वैल्यूज होंगी, धीरे धीरे यहाँ पर वैल्यूज बढ़ती हैं। जब ये वैल्यू स्मॉल थी तो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था, दोनों ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे, तो इससे पहले आप जज नहीं कर सकते कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है। बट इस वैल्यू के बाद मीन्स जब आप वैल्यूज जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एल्गोरिथम का फंक्शन है, अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ इनपुट्स 10, 5, 15, 20 इस तरह से देंगे तो उस केस में हर एक जो वैल्यू है वो मैटर करती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम 10 लेकर चलेंगे तो 10 रेज टू पावर 4 भी मैटर करेगी, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 भी मैटर करेगी, 100 इंटू 10 भी मैटर करेगा। बट अगर यहाँ पर 1000 है जैसे अज्यूम कीजिए तो उस केस में क्या होगा, 1000 की पावर 4
और फिर उसके बाद 2 इंटू 1000 टू द पावर 2। ये बाकी की वैल्यूज मैटर नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि ये नेग्लिजिबल हो जाएंगी। मीन्स हम बड़ी वैल्यूज के लिए जैसे जैसे हम कर्व देखते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में हम कब जज कर रहे हैं किसी भी एल्गोरिथम को, जब वैल्यूज जो हैं बड़ी हैं, मीन्स जो नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा हैं उस केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी वैल्यूज को हम इग्नोर कर सकते हैं जब हम कोई बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करना, कि हमें पूरा फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, हर एक वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी पड़ी, हमें जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो मेजर वैल्यू है, उसी पर वर्क करना है। तो यहाँ पर क्या है कि fn को हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि n रेज़ टू पावर 4 फॉर n ग्रेटर देन n नोट। मीन्स n नोट का मतलब क्या है, जो इससे छोटी वैल्यूज हैं उनको ना देख के हम n नोट से ज़्यादा जो वैल्यूज हैं n की, ठीक है, n ग्रेटर देन n नोट, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए हमने n की पावर 4 को कंसिडर किया है, बाकी को नेग्लिजिबल कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओके, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। हमने अभी कंसिडर किया कि नंबर ऑफ इनपुट्स पर डिपेंड करता है रनिंग टाइम, ठीक है, बट दूसरी चीज़ भी है जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एनालिसिस को, कि हम किस टाइप का इनपुट दे रहे हैं एल्गोरिथम को, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेने वाला है, ज़्यादा टाइम लेने वाला है या फिर कम। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी में हो, ठीक है, और लाइब्रेरी में आपके ही सब्जेक्ट्स की सभी बुक हैं, बट आपको फाइंड आउट करने है कि एक पर्टिकुलर ऑथर की या राइटर की बुक चाहिए, ठीक है, तो आप सर्च करना स्टार्ट करते हैं और फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट रोज, ठीक है, फर्स्ट रो में आप गए और आपको फर्स्ट रो में ही बुक मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बेस्ट केस कि आपको पूरी लाइब्रेरी में घूमना नहीं पड़ा, आपको फर्स्ट रो में बुक मिल गई, दिस इज द बेस्ट केस। सेकेंड हो सकता है वर्स्ट केस, कि आपने पूरी लाइब्रेरी का पूरा राउंड लिया और सबसे लास्ट वाली रो में आपको आपकी बुक मिली, मीन्स आपका पूरा टाइम वेस्ट हुआ और फाइनली आपको लास्ट वाले में मिला, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्स्ट केस हुआ। एवरेज केस क्या हुआ कि आपको स्टार्टिंग में भी नहीं मिली, लास्ट तक भी नहीं जाना पड़ा, बट बीच में कहीं मिल गई, तो ये क्या हुआ, एवरेज केस। ओके, तो अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर इनपुट मैटर करता है कि आप किस तरह का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। वर्स्ट केस क्या होता है, डिफाइन द इनपुट फॉर विच द एल्गोरिथम टेक्स लॉन्ग टाइम। ये किस तरह का इनपुट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 सी इनपुट नंबर सेम है, मीन्स हम हर एक एल्गोरिथम को 10 ही नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, बट हम चाहते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए या फिर सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो नंबर दिया है, मीन्स जो हमने इनपुट दिया है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया, तो सिस्टम को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा, जो एग्जीक्यूशन टाइम है या फिर रनिंग टाइम है, क्विकली आपके पास रिजल्ट आ गया क्योंकि वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही था। तो इसका मतलब क्या है, ये हुआ बेस्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपको जो लिस्ट मिली है सेम मिली है, 10 नंबर्स ही हैं, बट यहाँ पर जो इनपुट है वो डिफरेंट टाइप का है। किस टाइप का है कि जो इनपुट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था और आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एक नंबर को फिर से अरेंज करने में, क्योंकि आपको बिल्कुल अपोजिट करना है। ओके, तो ये हुआ वर्स्ट केस। लास्ट क्या हो सकता है, एवरेज केस। एवरेज केस हो सकता है कि ना तो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में थी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, रैंडमली नंबर थे, कुछ थे कि आगे पीछे थे, बट स्टिल आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ा उस पर कि असेंडिंग में भी नहीं है डिसेंडिंग में नहीं है और आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये हुआ एवरेज केस, ठीक है। ओके।